बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले बात करेंगे नाजरीन सिंध असम्बली के इजलास के हवाले से। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की सदारत में आज सिंध असम्बली का इजलास हुआ। ऐवान में बहुत शोर शराबा हुआ और स्पीकर की अपोजिशन अरकान को सरजनिश भी की गई। इसके अलावा मुकेश कुमार चावला का अपोजिशन लीडर से माफ़ी मांगने का मुतालबा भी सामने आया। कहते हैं कल अपोजिशन लीडर ने नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की, बैनर्स उठाकर हुकूमती अरकान को गालियाँ दी गईं। नाज़रीन, ये जो सिंध असम्बली का इजलास है जिसमें काफ़ी शोर शराबा भी देखने में आया, साथ ही साथ अगर हम बात करें फिरदौस शमीम नकवी की तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह को पूरे सूबे से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये उनका कहना था क्योंकि 1 लाख से ज़ायद लोगों को कुत्ते काट चुके हैं। मुल्क का जो हाल है उस पर वज़ीर आज़म से यानी ये कहा गया कि ख़ास तौर पे इस वक्त जो सिंध सूबे का हाल है, हम जब सख्त गजीदगी के वाक़यात देखते हैं उस हवाले से बात की गई। और मुकेश कुमार चावला जो हैं वो फिरदौस शमीम नकवी के बयान पर बरहम भी हुए। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि स्पीकर आगा सिराज दुरानी से आज बहुत दिलचस्प सवालात किए कुछ सहाफ़ियों ने, और ये पूछा कि नैब में जो जाता है वो बीमार हो जाता है या हॉस्पिटल शिफ्ट होता है, आप अब तक किस तरह से इतने हशाश बशाश और मतलब तवाना हैं, असम्बली के इजलास में भी आते हैं। बहरहाल कुछ दिलचस्प बातें भी हुई। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि असम्बली के बाहर मीडिया से बात करते हुए सईद गनी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म की कल की बातों से महसूस हुआ कि उनकी जहनी हालत ठीक नहीं है। इमरान खान को ज़ेब नहीं देता कि रियासत मदीना की बात करें, सिर्फ सिंध में नहीं बनीगाला में भी कुत्ते मौजूद हैं। सईद गनी की सिंध असम्बली के बाहर ये मीडिया से गुफ्तगू हुई है। यानी नाज़रीन, एक तरफ जो सूबाई असम्बली के अरकान हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले, उन्होंने यानी वफाकी हुकूमत को और इमरान खान को निशाना बनाया। साथ ही साथ अपोजिशन ने भी जो है वो सिंध हुकूमत को और वज़ीर आला को निशाना बनाया। इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेंबर सूबाई असम्बली एंथनी नवेद। जी एंथनी नवीद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी जनाब। सर, आज असम्बली के इजलास में काफ़ी शोर शराबा हुआ और मतलब एक दूसरे को तनकीद का निशाना भी बनाया गया और मुकेश कुमार चावला की जानिब से ये कहा गया कि अपोजिशन लीडर जो हैं वो माफ़ी मांगे, क्योंकि सर मतलब कल जो बातें की गई उस पर आज काफ़ी रद्द अमल सामने आया। क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखिए, बात ये है कि ये असल में इनका एक पीटीआई का इंटरनल इश्यू है कि जो इनके अपोजिशन लीडर हैं और इनके जो पार्लिमानी लीडर हैं, इनकी अपनी जो है ना वो केमिस्ट्री नहीं मिल रही। हाँ। वो पता नहीं क्या बात करते हैं और उनके जो एमपीज हैं वो अलग बात करते हैं। ये देखें, अगर उनका जो भी मौक़िफ़ होगा वो बात करें उससे, हम उसको बड़ी रिस्पेक्ट से वो करते हैं। लेकिन इशू ये है। जी जी जी, आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ मैं। जी बोलिएगा। जी एंथनी नवीद साहब, आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ, आप बोलिएगा। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हुई, हम दोबारा राब्ता कायम कर रहे हैं। यानी अब इनका ये कहना था कि पार्लिमानी लीडर और यानी अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी और हलीम आदिल शेख के दरमियान जो है केमिस्ट्री नहीं मिलती। हालांकि चाहे हलीम आदिल शेख की बात की जाए या अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी की बात की जाए, दोनों जानिब से सिंध हुकूमत को भारी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, वज़ीर आला सिंध को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी ख़बरें इस वक्त मौजूद हैं जो कि इस हवाले से हैं कि फिरदौस शमीम नकवी और हलीम आदिल शेख के दरमियान शायद कोई इख्तिलाफात मौजूद हैं। जी एंथनी नवीद साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? मैं इस वक्त एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वो लाइन ड्रॉप होगी। जी जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इनके एक्चुअली पीटीआई के विद इन पार्टी को इश्यूज हैं कि पार्लिमानी लीडर, अपोजिशन लीडर और एमपीज के इश्यूज होंगे। लेकिन असल में ये जो बात करते हैं जो जी हेलो, जी जी, हेलो, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे? आपकी आवाज़ आ रही है, हम सुन सकते हैं आपको, बोलिएगा।
मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिएगा। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं हाईवे पे ट्रैवल कर रहा हूँ, थोड़ा सा शायद सिग्नल का इशू आ रहा है। जी जी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मैंने कहा विजन पीटीआई कुछ इश्यूज हैं, हमें जी, तो जी। कोई पता नहीं है, लेकिन जी। जो ऑपोजिशन लीडर साहब हैं उनके कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा डिफरेंट होता है जी जो वो बात करते हैं। जी, हमारे राब्ता एक दफ़ा फिर मुनक़ता हो गया है, क्योंकि ये कहीं शायद हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, इसकी वजह से बात नहीं हो पा रही। और इनका बार बार यही कहना है कि अपोजिशन में आपस में इख्तलाफात मौजूद हैं, यानी पार्लिमानी लीडर और अपोजिशन लीडर के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं, यानी एक समत में बात नहीं होती। अगर एक अपोजिशन लीडर कोई बात कर रहे होते हैं तो पार्लिमानी लीडर की जानिब से कोई और बात की जाती है। लेकिन बहरहाल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और बारहा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ख़ास तौर पे अगर हम कल की बात करें तो हलीम आदिल शेख की जानिब से ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक नागन की तरह है, उसे जो दूध पिलाएगा वो उसको डसेगी। अब ये भी पूछने की बात है कि ये जो इस तरह की तनकीद की गई है ये किस हवाले से की गई है। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलाल गफ्फार। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल गफ्फार साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा सर, सिंध असम्बली में आज काफ़ी शोर शराबा हुआ और यानी अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को काफ़ी तनकीद का भी निशाना बनाया गया। इसी हवाले से अभी हमारी बात एंथनी नवेद साहब से हुई। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यानी ये जो अपोजिशन है इसमें आपस में ही पार्लिमानी लीडर और अपोजिशन लीडर के दरमियान बड़े इख्तलाफात हैं। क्या ये बात दुरुस्त है सर? पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि हम जब भी सिंध की आवाम के लिए कोई इश्यूज रेज करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वो उस सेशन को सैबोटेज करते हैं। हमारी कोई रेजोल्यूशन आती है या हम कोई अहम मौजू पे बात करना चाहते हैं, जिस तरह कल हमारे अपोजिशन लीडर साहब फिरदौस शमीम नकवी साहब वो बात करना चाह रहे थे कि जो पूरे सिंध में जो बढ़ते हुए जो केसेस आ रहे हैं, जो कुत्ते के काटने के जो केसेस आए 1,86,000 केसेस सामने आए और उसके ऊपर बात करना चाह रहे थे, तो वो उस पर बात नहीं की गई। बाकी ये डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं तो आप अगर असेंबली की प्रोसीडिंग्स देखें तो जब हम मिनिस्टर से बात करते हैं कि ये बताएं कि ये परफॉर्मेंस क्यों नहीं है, तो वो कहते हैं कि अब हम करने की कोशिश कर रहे हैं, अब हम करेंगे, पिछले वालों ने नहीं किया। और आज आपने खुद सुन लिया होगा कि खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिया है कि इनके जो मिनिस्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, सही नहीं है, और इनकी खुद की पीपल्स पार्टी में आपस की मिनिस्ट्री की जंग चल रही है। तो सर क्या समझते हैं कि यानी अब बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये जो कहा गया है कि वज़रा की परफॉर्मेंस सही नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ मज़ीद स्कीमें लाने की बात की गई है और ये भी बात की गई है कि एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कराची शहर के लिए लाए जाएं। तो सर ये कोई मतलब अच्छी बात है ना कि मज़ीद प्रोजेक्ट्स लाने की बात की जा रही है, कुछ तरक्याती काम होंगे और जाहिर सी बात है एज पार्टी चेयरमैन उनकी जिम्मेदारी है कि अगर किसी भी वजीर की परफॉर्मेंस सही नहीं है तो वो उस पर तनकीद का हक रखते हैं, सरजनिश कर सकते हैं। क्या कहते हैं आप? साल से इनकी हुकूमत है, 12 साल की परफॉर्मेंस पे जब हम बात करते हैं और आज सईद गनी साहब ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो हमारी परफॉर्मेंस से इनके जो चेयरमैन साहब हैं वो खुश नहीं है। तो जो हम कहते हैं कि परफॉर्मेंस करें, जब हम इनकी परफॉर्मेंस पे क्वेश्चंस करते हैं तो ये कहते हैं कि हम 18वीं तरमीम से रोल बैक कर रहे हैं और हाँ फेडरेशन जो है अपना कोई नाजायज तरीके से इंटरवीन करते हैं और वो अलग अलग बहाने करके वो इसके एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। फिर इनको जमहूरियत से खतरा भी नजर आ जाता है जब हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो अपोजिशन मेंबर्स हैं या एमक्यूएम के हैं या जीडीए के, जब इनकी परफॉर्मेंस पे बात करते हैं तो इनको ये लगता है कि जमहूरियत वो खतरा है। बात यह कि इन्होंने 12 साल में कोई परफॉर्मेंस दी नहीं, कोई डिलीवरी नहीं है, चाहे वो पानी पीने की सहूलियात हो, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन हो, दवाइयाँ नहीं है। आप हॉस्पिटल्स देखें, इवन इनके एजुकेशन मिनिस्टर जो थे वो फ्लोर ऑफ द हाउस में कहते हैं कि मुझे टीचर दे दे, मुझे सियासी भर्तियां ना दे।
और इवन इनकी जो लीडरशिप है वो खुद अपनी जो है मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं और क्वेश्चन रेज करते हैं कि ये आपकी क्या परफॉर्मेंस है। पिछले दिनों जो पानी के जो मसला था तो इनके खुद के एक सीनियर लीडर ने कहा कि सिंध हुकूमत की नाअहली की वजह से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। और जहां तक कराची की बात आई तो ये लोग तो कराची को ओन ही नहीं करते क्योंकि इनको कराची वाले वोट ही नहीं देते। तो अब ये है कि अगर इनको कुछ करना होता है तो ये 12 साल पहले कुछ करते। अब जब इनको हम जो रियल अपोजिशन अब आई है, अब जब इनको इनका शीशा दिखाते हैं तो इनके सारे मिनिस्टर्स अंडर प्रेशर में हैं, ना इनकी कोई तैयारी होती है। जब हम सेशन में इनसे कोई सवाल पूछते हैं, सवाल ए का पूछते हैं तो ये जवाब जेड का आता है। बिलाल गफ्फार साहब, ये बताइएगा कि आप लोग कराची को ओन करते हैं तो अब तक इतने अरसे में वफाकी हुकूमत ने पैकेज का भी ऐलान किया, तरक्याती मंसूबों की भी बात की गई। सर, आप नहीं समझते मतलब इतने महीने हुकूमत को हो गए हैं, कोई खातिर ख्वाह मंसूबा जो हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया हो, चाहे तालीम के शोबे में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के शोबे में हो, या वो शहर के बल्दियाती इदारों के हवाले से हो, जो मतलब बहुत सारी चीज़ें ताख़ीर का शिकार हैं, जो इसी तरह मुसलसल उस ताख़ीर का शिकार हैं। वो जमूद जो टूटना चाहिए था सर, वो नहीं टूटता। मतलब ये तो बात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का भी यही गिला है कि जी वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची को इग्नोर किया जा रहा है। सवाल क्या है, बड़ा रेलेवेंट सवाल क्या है। देखिए, जो आपने जो इश्यूज बताए, ये ज्यादातर जो इश्यूज हैं 18वीं तरमीम के बाद ये प्रोविंशियल हुकूमत की जिम्मेदारी है, और इसके बाद जो अगर कोई म्युनिसिपैलिटीज के इश्यूज है वो लोकल गवर्नमेंट के। हम तो ये कहते हैं कि कराची को अगर आपने या पूरे सिंध को अगर आपने उनकी हालात बेहतर करने हैं तो आपको लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना है। जो रिसोर्सेज है, जो पीएफसी है, जो 11 साल से पीएफसी नहीं हुआ, पीएफसी की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए ताकि हॉरिजॉन्टली जो है वो आपके रिसोर्सेज ग्राउंड लेवल तक आपके जो है वो मुंतकिल हो। जब आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब आपके एडीपी जो एनुअल डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं, जब बजट्स होते हैं, वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खर्च होंगे। जो हम केपी के और पंजाब में हम ये निजाम ला चुके हैं, तो आप देखेंगे कि ग्राउंड लेवल, जो ग्रास रूट लेवल तक जो है वो तब्दीली आएगी और लोगों के मसाइल हल होंगे। जहाँ तक आपने कराची के पैकेज की बात की, ग्रीन लाइन को जो है वो हमने ऑन किया है और इंशाल्लाह ताला अगले साल ग्रीन लाइन की ओपनिंग हो रही है। इसके अलावा जहाँ तक आपने वो कराची के पैकेजेस की बात की, तो वो देखें उसमें कुछ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह मंगोपीर के रोड है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कुछ फ्लाईओवर्स है। वो 162 बिलियन की जो पैकेज है उसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म है। उसमें कुछ गवर्नमेंट के अपने खुद रिसोर्सेज के तो वो पैकेज है, बाकी कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्रोजेक्ट्स है। और अभी भी जब लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब जब कराची आए थे तो उस पर पूरा कराची डिस्कस हुआ था, इन डेप्थ डिस्कस हुआ था। और इसमें आपने देखा होगा कि पिछले दिनों असद उमर को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया था कराची के प्रोजेक्ट में। तो हम बहुत सीरियस है। और आप देखें जो पिछले जो हमारा काम नहीं था, 2 महीने पहले हमने लेट्स क्लीन कराची कैंपेन में कचरा उठाने की हमने कैंपेन शुरू की थी। तो हमारी कैंपेन की वजह से सिंध हुकूमत को याद आ गया कि कचरा उठाना भी उनकी जिम्मेदारी है और उन्होंने फिर कचरा उठाया। अच्छा बिलाल गफ्फार साहब, अब असद उमर को मनसूबाबंदी का वजीर भी बना दिया गया है, कलमदान उनको सौंप दिया गया है। साथ ही साथ अगर सर हम कुछ वफाकी हुकूमत की बात करते हैं तो हाल ही में जिस तरह हम, बल्कि आज हमने देखा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ एयर एम्बुलेंस में बड़े मतलब ठाट बाट के साथ बैठ के वो पहुंच चुके हैं लंदन इस वक्त। और जो स्पेकुलेशंस पहले से लोग जिसका इजहार कर रहे थे कि शायद कोई मतलब नरम गोशा या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, या फिर यह है कि दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चाहती ही नहीं थी कि अब नवाज शरीफ मजीद यहाँ स्टे करें, या खुदा न खास्ता कोई और इस किस्म का मैटर हो। सर, ना तो सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज किया गया, बल्कि वफाकी काबीना की जानिब से मंजूरी भी दे दी गई कि इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जाएगा। सर, ऐसी सूरत में क्या आप ये एक नज़ीर मुल्क को दे रहे हैं कि जेल में रहते हुए किसी की सज़ा अगर, या ज़मानत पे किसी की सज़ा मुअत्तल हो जाती है, या वो नैब की हिरासत में हो, या किसी भी कानून नाफिज करने वाली एजेंसी की हिरासत में हो, तो वो बीमारी की वजह से मुल्क से बाहर आसानी से जा सकता है?
सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि नवाज शरीफ जो बाहर गए वो हमने नहीं भेजा, एक कोर्ट का डिसीजन है और हम कोर्ट का जो भी डिसीजन है एक्सेप्ट करते हैं। हम वेट कर रहे हैं कि जो डिटेल जजमेंट आएगी लाहौर हाई कोर्ट की, और हम उम्मीद करते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो बीमार है, जो रिपोर्ट है, वो अपना इलाज करवाएं। इस तरह नहीं कि जिस तरह उन्होंने पहले एक 4 हफ्ते की एक बेल ली थी और जब वापस कोर्ट ने पूछा कि आपने क्या इलाज करवाया तो उन्होंने कहा मैंने डायबिटीज का इलाज करवाया। 4 हफ्ते हैं इनके पास, वो इलाज करवाएं। मेरी दुआ है कि वो सेहतियाब हो जाए और वापस आए और वापस जेल में जाके अपनी जो बाकी सजा है वो पूरी करें। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कैटेगरीली कहा है कि प्योर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बेसिस पे इनको एक हमदर्दी की आप कह लें, एक वो बीमार है तो इसलिए उनको इजाजत दी गई है कि वो बाहर जाएं, और ये कोर्ट का एक डिसीजन है इसमें। अच्छा, बात हम पे ये इल्जाम डाला जा रहा था कि हम यहाँ पे इनकी रुकावटें डाल रहे हैं और हम इनको बाहर नहीं जाने दे रहे, तो ना कोई ढील होगी ना कोई ढील होगी, सिर्फ और सिर्फ या ये एक इंसानी बुनियादों पे इनको बाहर जाने की इजाजत दी गई है, और वो भी कोर्ट का डिसीजन है। और अगर हम 4 हफ्ते के बाद अगर ये नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते, क्योंकि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने अंडरटेकिंग दी है तो क्वांटम ऑफ कोर्ट हो गए इनके ऊपर कि अगर वो 4 हफ्ते के बाद वापस नहीं आते। तो सर फिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को भी बाहर जाने की इजाजत दे देनी चाहिए ना सर। फिर मतलब ये बात अपनी जगह की कोर्ट का डिसीजन है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर इस डिसीजन को चैलेंज भी तो नहीं किया गया। काबीना की के इजलास में इस बात की मंजूरी दे दी गई कि इस डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जाएगा। यानी सर आप लोगों ने फिर इस बात का फैसला कर लिया था ना कि अब कोई मजीद रुकावट नहीं डाली जाएगी नवाज शरीफ साहब के मुल्क से बाहर जाने पर। नवाज शरीफ साहब का केस प्रिटेंड किया गया और ये बताया गया हमारे जज पता नहीं कितने 2-4 हजार रह गए थे, और अगर उनको फिर फौरन मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा तो इनको पता नहीं खुदा ना खास्ता कुछ और हो जाएगा। तो सेहत पे सियासत नहीं करनी चाहिए। आसिफ अली जरदारी साहब बीमार है तो वो भी अप्लाई करें कि मुझे बाहर जाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि इन्होंने ये इस मुल्क का अलमिया है कि 30-40 साल हो गए इन्होंने ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया कि इनके इलाज इधर हो सके। गरीब आदमी को तो वैसे ही यहाँ पे इलाज की सहूलियत नहीं मिलती। ये जो अमीर और ये जो है जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है वो हमेशा है ना बाहर चले जाते हैं और अपना इलाज करवाने देते हैं। वो कहाँ है गुड गवर्नेंस शहबाज शरीफ की 30 साल की, वो जो कहते हैं कि हमने पंजाब में रेगुलेशन ले आए, सेहत का रेगुलेशन ले आए, एक हॉस्पिटल नहीं बना सके जहाँ मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज हो सके। बिलाल गफ्फार साहब, आपने अभी जो रिसेंट तस्वीरें आई हैं नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, एयर एम्बुलेंस की, वो आपने देखी होंगी। आपको उसे देख के लगता है कि वाकई तबीयत इतनी ख़राब थी कि बिल्कुल ऐसा मामला था कि अगर वो बाहर नहीं गए तो उनकी ज़िंदगी ख़तरे में आ जाएगी? तो मैं फिर कहूंगा कि मैं दुआ करूं कि नवाज शरीफ साहब सेहतियाब हो जाएं। मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि तस्वीरें आपने देखी हैं एक कॉमन इंसान की हैसियत से, एक आम शहरी की हैसियत से, आपका उस पर क्या रद्द अमल है सर वो तस्वीरें देख के? कह रहा हूं ना, मैंने तो पहला मरीज ऐसा देखा है कि जो 3 पीस सूट में एयर एम्बुलेंस में जा रहा है। जी मेरे ख्याल में जब तक वो लंदन पहुंचेंगे तो उनके प्लेटलेट्स भी सही हो जाएंगे, और क्योंकि उनको एक बहुत रिलीफ मिला है कोच से, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि वो अपना इलाज करा के 4 हफ्ते के बाद वापस आ जाएंगे। तो सर डॉक्टर्स तो सारे जो थे वो हुकूमत के कांटेक्ट में थे, जो बोर्ड बनाया गया, यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो तमाम चीज़ों को देख रही थी। अगर हालत इतनी ख़राब नहीं थी तो फिर ये तमाम रिपोर्ट्स जो पेश की गई अदालत में, जिस तरीके से केस को पोर्ट्रे किया गया सर, फिर तो मतलब इसका भी तो क्रेडिट आपके ही सर जाता है सर, आपकी हुकूमत के सर के इस तरीके से केस को पेश किया गया कि अदालत ने रिलीफ दिया। मेडिकल बोर्ड था, उसकी रिपोर्ट आई सर, मेडिकल बोर्ड मैं फिर कह रहा हूँ कि सेहत पे सियासत नहीं करनी चाहिए, और जिस तरह उन्होंने केस पोर्ट्रे किया, अगर नवाज शरीफ साहब के या इनके वकील ने कोई गलत बयानी की है कोर्ट में तो जिम्मेदार तो वो है। अब आप देखें ना, हम पे ही एलिगेशन बार बार डाले जा रहे थे कि हम इनकी रुकावटों में आए हुए हैं और हम इनको बाहर नहीं जाने दे रहे। इमरान खान साहब ने सेना कल भी अपनी स्पीच में कहा है कि वो जिसने भी इस मुल्क को लूटा है, जिसने भी इस मुल्क से चोरी की है, उसका एहतसाब होगा। तो हमारा अकाउंटेबिलिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सर बात तो ठीक है, आप कह रहे हैं तकरीरों में तो बिल्कुल बात कही जा रही है, लेकिन माजी में जो लोग मुल्क से बाहर गए हैं और उन पे केसेस भी चले हैं, क्या उनका एहतसाब किया जा सका है? या आपकी हुकूमत भी ऐसे लोगों को क्या वापस ला सकती है जो मुल्क से बाहर चले गए हैं और इसी तरह
अदालतों से रिलीफ लेके गए? के बाद हमारे पास सारे लीगल ऑप्शंस हैं और हम है ना अदालत को रुजू भी कर सकते हैं कि इसमें क्या है, और हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं। वो हमारी लीगल जो टीम है वो एडवाइस करेगी। बाकी मुझे आज है ना एक बड़ी हैरानकुन हुई कि नवाज शरीफ साहब जा रहे थे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत से इनके वर्कर्स और बहुत इनकी इंटायर लीडरशिप जो है वो इनको सी ऑफ करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह 2000 में नवाज शरीफ अपनी लीडरशिप को और अपने लोगों को छोड़ के गए थे बगैर बताए, वापस तो चले गए। तो सर मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से पहले छोड़ के गए थे बाकायदा डील करके, अभी भी कोई उसी किस्म की चीज हुई है, इसीलिए उनकी जो वर्कर्स हैं या उनके सपोर्टर्स जो हैं वो साथ नहीं आए? देखिए 2000 में जब इन्होंने परवेज मुशर्रफ के साथ डील की थी, उसमें भी है ना कुछ इंटरनेशनल गारंटीज थे और ये मुकर गए थे कि मुझे कोई भी मैं डील नहीं करके गए थे। बाद में आपको याद होगा कि लेबनान की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने उनके रिटन एग्रीमेंट दिखाया था, तो वो उस एग्रीमेंट से भी मुकर गए थे। अनफॉर्चुनेटली पास में आपको ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं कि चाहे बेनजीर भुट्टो हो या नवाज शरीफ हो, वो एनआरओ करके इस पाकिस्तान से गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने कैटेगरीली कहा है कि कोई एनआरओ नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी। और हमारा जो मैनिफेस्टो का मेन जो हिस्सा ये वो है अकाउंटेबिलिटी और एंटी करप्शन ड्राइव, तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल गफ्फार साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। नाज़रीन यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ बात करना चाहेंगे नवाज़ शरीफ की इस मुल्क की रवानगी से हवाले से, यानी जिस तरह से नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, उनके साथ उनके ज़ाती मुआलिज और 2 मज़ीद लोग एयर एम्बुलेंस के ज़रिए लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुँच गए। जो उनका तैयारा था वो लैंड कर गया। जिस तरह के मनाज़र लोगों ने देखे या जो तस्वीर सोशल मीडिया पे आई, माजी में भी इसी तरह होता रहा है कि जब कोई भी सियासी लीडर पाकिस्तान से बाहर चला जाता है तो उसके जाने के बाद उसकी तस्वीरें या तो जानबूझकर ख़ुद रिलीज़ कर दी जाती हैं या कहीं ना कहीं से किसी न किसी सेल फ़ोन से या खुफिया कैमरे से ये तस्वीरें बन जाती हैं और मंजर आम पर आती हैं। अब आम लोगों की जो राय है वो ये है कि जाहिर सी बात है, एक ऐसा शख्स जिसके प्लेटलेट्स में शदीद हद तक कमी आ रही हो, जिसके लिए कहा जा रहा हो कि उनकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, जितनी जल्द हो सके उन्हें मुल्क से बाहर जाने की ज़रूरत है। लेकिन माशाल्लाह नवाज़ शरीफ साहब को सूट में देखकर, बाकायदा बहुत हशाश बशाश देखकर लोगों को खुशी भी हुई कि उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है और इस किस्म की शायद कोई एमरजेंसी नहीं थी, लेकिन बहरहाल बाहर जाने की एमरजेंसी ज़रूर थी। और फिर अदालतों ने तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स के बाद ये फ़ैसला किया, यानी जो मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से, उसने जो रिपोर्ट्स थी उसकी रोशनी में ही ये फ़ैसला किया गया था कि नवाज़ शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाकर इलाज कराने की ज़रूरत है। और आखिरी जो रिपोर्ट आई उसमें भी ये कहा गया कि जो प्लेटलेट्स की तादाद है रवानगी के वक्त तक वो 40,000 हुई। आपको यहाँ ये बताते चलें कि एक नॉर्मल इंसान में प्लेटलेट्स की तादाद 1.5 लाख से 2.5 लाख के दरमियान होनी चाहिए, और अगर ये तादाद एक ख़ास हद से नीचे चली जाती है तो फिर उस पेशेंट को ब्लीडिंग भी हो सकती है, दिमाग में भी ब्लीडिंग हो सकती है, या मुख्तलिफ ऐसी जगहों से जहाँ कहीं से भी खून का अखराज मुमकिन हो तो वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल शेव करने से और इन तमाम चीज़ों से, यानी जिस तरह मीडिया पे बातें आई उसमें यह कहा गया था कि जाहिर सी बात है एक शख्स जिसके प्लेटलेट्स अगर उनकी तादाद कम हो तो उसे शेव करने के लिए मना कर दिया जाता है। खाली शेव ही नहीं बल्कि दांतों को ब्रश करने से भी मना किया जाता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को देख के कहीं से ये आइडिया नहीं हो रहा था कि ये कोई ऐसे पेशेंट हैं जिनके प्लेटलेट्स पिछले 1 या 2 हफ्तों के दौरान इतने कम रहे हैं कि उनको शेव करने से भी मना किया गया हो, उनको ब्रश करने से भी मना किया गया हो। आया ये बातें मीडिया पे आती रही हैं या हकीकत क्या है, हम ये जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कैसर अहमद शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम। सर, आज जो तस्वीरें मंजर आम पर आई हैं सोशल मीडिया पे और तमाम जगहों पे, एयर एम्बुलेंस में नवाज़ शरीफ साहब शहबाज शरीफ के साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह सूटेड बूटेड हैं, हशाश बशाश लग रहे हैं, शेव बनाई हुई है,
जो बातें कही जा रही थी, जो रिपोर्ट्स अदालत में पेश की गई, जो चीज़ें मीडिया पे आई, वो तो ये थी कि ख़तरनाक हद तक प्लेटलेट्स गिर गए हैं, शेव करने से, ब्रश करने से मना कर दिया गया है, यानी दांतों को ब्रश नहीं कर सकते, शेव नहीं कर सकते, ब्लीडिंग हो सकती है। सर मतलब देख के, तस्वीरें देख के ऐसा महसूस हुआ कि शायद जो चीज़ें कुछ मीडिया पे आई या जिस तरीके से मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स थी, हकीकत सर उसके कुछ बरक्स थी। देखिए, ये तो आसान सी बात है कि मेडिकल बोर्ड में कई डॉक्टर जो खुद गवर्नमेंट की तरफ से थे, जी। वो अपॉइंटेड थे। तो ये तो बात आप उनसे पूछ लें कि भाई, क्योंकि मुझे तो टेक्निकल बात का नहीं पता कि ये क्या मामला है और किसका जो होना चाहिए था क्या नहीं, क्योंकि वो प्लेटलेट्स की बात हो रही है। और अभी भी मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि जाने से पहले मियां नवाज शरीफ साहब के 40,000 के करीब प्लेटलेट्स थे, वो बड़ी मसनूई तरीके से वो बरकरार किए गए। एक्चुअली होने चाहिए 1.5 लाख से 2.5 लाख। अब मुझे बताइए कि ये खामखा की ये बातें, क्योंकि तमाम पाकिस्तान के डॉक्टर्स कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स थे और किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि यहाँ उसका इलाज मुमकिन है, कि अभी तक उसकी तशखीस ही नहीं हो पा रही कि क्या वजह है कि प्लेटलेट्स एक बार अगर मसनूई तौर पे दवाइयां देने से बढ़ जाते हैं तो फिर वो कम क्यों हो जाते हैं और मेंटेन क्यों नहीं हो रहे। तो ये तो एक, मैं समझता हूँ कि इस किस्म की पेशीन गोइयां एक बीमार आदमी के लिए, जिसको तमाम मेडिकल बोर्ड जो है वो कह चुके हैं, तमाम हॉस्पिटल कह चुके हैं और खुद वजीर आजम साहब ने अपने तौर पे भी कंफर्म करवाया शौकत खानम के एक्सपर्ट से, तो उसके बावजूद मैं समझता हूँ ये बातें नहीं होनी चाहिए इस लेवल पे। सर ये बातें देखिए ना सर, जिस पेशेंट के अगर 40,000 प्लेटलेट्स होते हैं, तो जिस तरह मीडिया पे आया था, डॉक्टर्स उस ऐसे शख्स को जिसके प्लेटलेट्स बार बार गिर रहे हों, क्योंकि सर जब तक रिपोर्ट जाती है, खून का नमूना लिया जाता है, लैब में जाता है, उस वक्त तक ये नहीं पता होता कि आया 40,000 प्लेटलेट्स आ रहे हैं या नहीं। ये कोई कार्डियक मॉनिटर नहीं लगा होता कि उस पर हर वक्त प्लेटलेट्स की तादाद आ रही हो। इसलिए ऐसे पेशेंट्स को शेव करने से मना कर दिया जाता है, शेव बनाने की इजाज़त नहीं होती। ऐसे पेशेंट अगर शेव करें तो रेज़र के जो कट्स चेहरे पे लगते हैं, क्योंकि एक शेव में ये कहा जाता है कि कई हज़ार कट्स लगते हैं इंसान के चेहरे पे शेव बनाने से। तो सर ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर किसी पेशेंट के प्लेटलेट्स 40,000 या 25,000, जो कि पिछले 2 हफ्ते में जिस तरह 8,000, 15,000, 25,000 ये चलते रहे हैं, तो आजकल जिस तरह डेंगू फीवर फैला हुआ है, जब पेशेंट्स के प्लेटलेट्स गिरते हैं तो उन्हें सबसे पहली ये हिदायत दी जाती है कि वो शेव नहीं करेंगे और ब्रश नहीं करेंगे, टूथब्रश यानी दांतों को ब्रश से साफ नहीं करेंगे और शेव नहीं करेंगे, वरना अगर किसी किस्म की कोई ब्लीडिंग हुई तो चूंकि नॉर्मल वैल्यू 1.5 लाख तक है, इसलिए ब्लीडिंग रुक नहीं सकेगी। लेकिन सर मतलब ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर कोई किसी पेशेंट के 40,000 या 25,000 या 20,000 प्लेटलेट्स हों तो उसको शेव करने की इजाज़त दी जाए। ये और बात है कि हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब ने ये हिदायत ना मानी हो और उन्हें अच्छा ना लग रहा हो कि मैं लंदन जा रहा हूँ, तो इस वजह से तैयार होने के लिए उन्होंने शेव भी किया, कपड़े भी अच्छे पहने। क्या कहते हैं सर आप? नहीं, मेरा तो एक सिंपल बात है ना कि मैं तो इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये तो कोई अच्छा डॉक्टर ही आपको इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। ये टेक्निकल आप सवाल कर रहे हैं, मेरे से तो कोई सियासी सवाल करना है तो बेशक मैं हाजिर हूँ। सर बिल्कुल सियासी सवाल भी आपसे करते हैं सर। सर क्या होना चाहिए था क्या नहीं। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मतलब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अब ये भी बात करनी शुरू की है कि नवाज शरीफ साहब के साथ जिस तरह से पब्लिक का रिस्पांस पहले था, आज मुल्क से रवानगी के वक्त जो है ना वो रिस्पांस नहीं नजर आया। हालांकि तमाम मीडिया पे और हर जगह ये बात बता दी गई थी, लेकिन फिर भी कोई ख़ास जिस तरह से एक अवाम अपने लीडर को रुखसत करते हैं उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला। सर क्या कहते हैं? ये तो देखिए ना, खुद मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपील की लोगों को कि आपको एयरपोर्ट पे आने की जरूरत नहीं है, आप हमारे लिए दुआ करें, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए दुआ करें। तो मैं खुद नहीं गया। तो मैं अब देखो ना बात, वो कह रहे हैं कि जब इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ सेहतयाब होकर वापस आएंगे, वो 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने की बात है, तो वो उस वक्त हम सब उनको वेलकम करेंगे और उनको खुशामदीद कहेंगे। तो कहा ये जा रहा है कि ये जो आपका ख्याल है ना, देखिए ना कि मियां साहब की पॉपुलैरिटी इसमें कोई, मैं तो जाता हूँ ना अपने इलाकों में, तो लोगों का इतनी उनके साथ मोहब्बत है। और ये देखिए ना, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही सबसे पॉपुलर जमात है और मियां नवाज शरीफ सबसे पॉपुलर लीडर है। बाकी ये बात करना कि वो आज क्यों नहीं रुक गए,
ये मुस्लिम लीग की ये आम तौर पे आपने ये देखा होगा कि ये हमें जिस तरह लीडर कहते हैं उस तरह, वैसे आम तौर पे भी वो जब गए वो अदालतों में पेश हो रहे थे तब भी बहुत ज्यादा लोग उनके साथ लिए नहीं जाते थे, और वो खुद चाह भी नहीं रहे कि इतना ज्यादा रश हो और इस तरह हो। तो ये अगर वो चाहते तो बहुत सी पब्लिक चली जाती है, इसमें कोई शक नहीं। कैसर साहब, कहा यह जा रहा है कि जिस तरह सन 2000 में, आज से 19 साल पहले मियां साहब यहाँ से सऊदी अरब गए थे ना सर, तो कुछ उसी तरह के हालात या चीजें हैं। तो सर क्या कोई इस किस्म की बात है? कोई पहले भी ये कहा गया था कोई डील नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बाद में सारी चीजें सामने आई थी, तो इस किस्म के कोई मामला तो नहीं थे? वफाकी हुकूमत ने अपील भी नहीं फाइल की सर सुप्रीम कोर्ट में। अगर रोकना चाहते, रुकावट डालना चाहते तो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करके स्टे लिया जा सकता था। देखिए, पीटीआई भी कह रही है और मुस्लिम लीग भी कह रही है कि कोई डील या कोई ढील नहीं है, और ये ऑलरेडी उन्होंने इतना डिले कर लिया जब सारे डॉक्टर कह रहे थे कि यहाँ इलाज नहीं मुमकिन है। मुझे हैरानी है कि अभी भी ये जो शो हो रहे हैं, आप बताइए, चलो आप एज इंसान ये अच्छे अच्छे इंसान है और अच्छे एंकर हैं, तो ये मुझे बताइए कि क्या किया जाता मियां साहब को? अगर सारे डॉक्टर एक तरफ कह रहे हैं तो उनको उनका जिंदगी का रिस्क ले लिया जाता। ये तो कोई भी नहीं, ये रोक ही नहीं सकते थे। इमरान खान साहब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन मियां साहब ने एक असूली बात की। उन्होंने कहा जी मैंने किसी तरह भी अपना कोई गारंटी या कोई बॉन्ड या कोई चीज हमने नहीं देनी। तो वो उन्होंने कहा जी मेरी जाती बिल्कुल कमिटमेंट है, मैं अंडरटेक करता हूँ। और अंडरटेक उनका एक इतने बड़े रेप्यूटेड आदमी से जो बिजनेसमैन भी हो, हम तो बिजनेस करते हैं, अरबों रुपए का जबान पे बिजनेस करते हैं, उन्होंने अंडरटेक किया, उन्होंने अदालत के सामने अपना कमिटमेंट की है और वो लाजमी वापस आएंगे। मैं भी यकीन हूँ, मुझे यकीन है कि वो जरूर आएंगे, और मैं भी अपनी जिम्मेदारी दे सकता हूँ कि इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब को हम तंदुरुस्त यहाँ वसूल करेंगे, यहाँ वेलकम करेंगे। और ये जो बात है ना, इन्होंने पूरी कोशिश की। अगर देखिए इनके अपने मिनिस्टर, इनके जुबैदा जलाल, ये शेख रशीद, और इनके अपने जो इनके इलाही पार्टियां हैं जैसे काफ लीग है और एमक्यूएम भी, वो सब सपोर्ट कर रहे थे और कहते थे कोई कंडीशन भी ना लगाएं। अब इनके हाथ में रह क्या गया था? यदि पाकिस्तान की अगर 10 पार्टियां हैं तो पीटीआई के अलावा बाकी सारे पाकिस्तान के हर पार्टी के लीडर कह रहे थे कि इनको जाने दे, इस वक्त इनको रोकने का, अगर आप रोकेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी, उनका इलाज जरूरत है। अच्छा, इनकी अपनी पार्टी में भी कई मिनिस्टर इनके खिलाफ हो गए। अब इनके पास रह क्या गया था? मसलन इन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि भाई आप हमें गारंटी कोई दें या कोई बॉन्ड दें या लेकिन वो मियां साहब ने नहीं। मियां साहब एक असूली आदमी है। देखिए ना, वो कहते थे अगर वो चले जाते इस तरह, अगर 6.25-7 अरब रुपए की कोई गारंटी दे के चले जाते तो लोग यही कहते कि नहीं जी आप तो कोई गुनाहगार हैं या आपने कोई गलती की है। मियां साहब तो इसको तस्लीम नहीं कर रहे, वो अपील में है और अपील के फैसले भी आने। ये भी बात की जा रही है, आज बैरिस्टर फरूक नसीम और खास तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, मीडिया ब्रीफिंग की गई, जिसमें ये कहा गया कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने एक बाकायदा हल्फिया बयान दिया है कि उन्होंने गारंटी भी ली है, तो अब अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते किसी भी वजह से, तो फिर शहबाज शरीफ जो हैं वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। तो सर इस बात को आप किस तरह देख रहे हैं? अदालत के सामने केस है, उन्होंने जरूर अपनी किया, लेकिन मैं कहता हूं इसका शायबा ही नहीं है। मियां साहब एक कमिटमेंट के आदमी हैं और मियां साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं। मियां साहब ने ये सोच समझ के वादा किया है। और वहां देखिए ना, वो अपनी जब उनको कैद की सजा हुई उस वक्त तो कोई कमिटमेंट नहीं थी, कोई ऐसी मसला नहीं था ना। आज मुशर्रफ साहब तो आए भी नहीं ना। अगर वो अपनी बेटी का हाथ थाम कर अपनी बीमार बेगम को छोड़ कर आ गए और फिर 60-70 बार अपीयर हुए नैब कोर्ट में और दूसरी कोर्टों में, तमाम कोर्टों में, अब उसके बाद भी 3 बार के प्राइम मिनिस्टर, एक करोड़ों बंदों का जो वोट लेते हैं और जो इतने पॉपुलर शख्सियत है पिछले 35 साल से, इख्तिलाफ राय किया जा सकता है, बाद लोग उसमें उनके मुखालफत कर सकते हैं, वो उनका अपना ज़हन है। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये कोई लीडर बार बार नहीं पैदा होते, ये तो 20 सालों में या कोई सदी में ऐसे लीडर पैदा होते हैं। तो अगर एक पहले भी हमने गलती की लीडरों के साथ, अगर उनके साथ ये देखें ना, कई लोग कह रहे हैं कि उनको जाने नहीं दिया जाता, अगर वो जाने नहीं दिया जाता और यहाँ तमाम डॉक्टर, टॉप क्लास डॉक्टर सारे ही, किसी के बाद देखिए ना, एक एतराज ये भी होता है कि हॉस्पिटल नहीं बनवाए आपने, आपकी हुकूमत रही। भाई हुकूमतें तो सब की रही और उसके अलावा अभी 7 साल से पीटीआई की हुकूमत है केपीके में।
भाई वो मसला ये नहीं है कि यहाँ हॉस्पिटल, इवन यूके में भी शायद इसका इलाज मुमकिन है कि नहीं, ये भी खदशा दायर किया जा रहा था कि हो सकता है दुनिया के एक ही मुल्क में, अमेरिका में ही इसका इलाज हो। तो ये इस किस्म के जो इल्जामात है ना, लेकिन तमाम बोर्ड आखिरी वो सारे मिलजुल के थे और आखिरी एक उनकी पोजीशन थी जो कि रिकमेंड कर सकते थे कि उनकी सेहत के बारे में क्या किया जाए। अगर उनका पहले भी तो इलाज कराते रहे ना मियां साहब यहाँ, और दूसरे लोग भी यहाँ इलाज कराते रहे। सर, लेकिन मियां साहब का शुरू से ये कहना था सर, मियां साहब को पहले भी पैरोल दी गई थी सेहत की बुनियादों पे, पहले भी मियां साहब का यही कहना था कि जी मुझे बाहर, मुल्क से बाहर जाके इलाज कराना है। उस वक्त ये प्लेटलेट्स वाला मसला नहीं था, लेकिन फिर भी यही कहा गया था कि मुल्क से बाहर ही जाना है। इसके अलावा भी मियां साहब का पहले दिल का इलाज या बाकी तमाम चीजें जो होती रही वो मुल्क से बाहर ही होती रही है। सर, मियां साहब को लगता है कि अपने मुल्क के अस्पतालों पे या डॉक्टर्स पे बिल्कुल एतमाद नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। सर नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए सर, आज तक कौन सा ट्रीटमेंट मियां साहब का पाकिस्तान में हुआ है, मुझे आप बता दें सर। मुझे तो लगता है छींक भी आती होगी तो मियां साहब कहते होंगे यार बाहर डॉक्टर को दिखा लेता हूं, जुकाम हो गया। नहीं, डॉक्टर साहब मेरे वालिद साहब को प्रोस्टेट किया था, उनका ऑपरेट कराना था। मैं बात कर रहा हूँ 1981 की। तो आई वेंट ऑल द वे विद हिम टू इंग्लैंड। मैं चाहता था कि सर आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। जी 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 है, लेकिन यहाँ मेरी बहन का मैंने अपनी बहन का इलाज यहाँ करवाया। उनको सिर्फ हड्डी उनकी टूटी हुई, वो गलत हो गया ऑपरेशन। तो अब यहाँ अच्छे हॉस्पिटल बने हुए हैं, बनने चाहिए। ये आगा खान हमारे कराची मेरे घर के बिल्कुल सामने हॉस्पिटल है, बहुत टॉप क्लास हॉस्पिटल है, उसमें लोगों का कॉन्फिडेंस है। तो ये बात साहब अफोर्ड कर सकते हैं और कोई भी अफोर्ड कर सकता है। और अगर वो बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, हमारे लाखों स्टूडेंट बाहर जाके पढ़ रहे हैं, तो ये कहना कि यहाँ कोई अच्छा इदारा ही नहीं है पढ़ाई का, ये बात करना। लाखों स्टूडेंट, आप सबके रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार बाहर पढ़ने जाते हैं अमेरिका में और यूके में। तो हमारा दिल है कि अच्छी से अच्छी तालीम, अच्छी से अच्छा इलाज होना चाहिए। तो ये लाखों लोग ये जो तनकीद कर रहे हैं, उनके तमाम के अपने कोई ना कोई रिश्तेदार बाहर पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ उनको कोई इदारा नहीं मिलता, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं मिलता जहाँ वो पढ़ाई करवा लें। ये गलत के खामखा के इल्जामात हैं। और जो आदमी अफोर्ड कर सकता है, जिस आदमी ने इस मुल्क की 35 साल खिदमत की है, क्या उसका इतना भी राइट नहीं है कि वो अपने मतलब का, अपनी मर्जी का, जहाँ के उसका दिल चाहता है वहां से इलाज करवा ले। चले सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। कैसर अहमद शेख साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग, हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि ये इल्ज़ाम बिल्कुल सरासर गलत है कि अच्छे हॉस्पिटल हमने बनाए नहीं है, इस वजह से नवाज शरीफ साहब गए हैं। वो तो चूंकि यहाँ इलाज मुमकिन नहीं था, इस वजह से उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ा। बहरहाल नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।